हाय बच्चों, आज हम क्लास 8th साइंस चैप्टर 3 संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेसे क्या होते हैं। इसे हम क्लास 7th में भी पढ़ चुके हैं। यदि हम कोई भी धागा वगैरह या कुछ भी छोटा सा टुकड़ा लें ऊन का, यदि हम उसको नाखून से खरोंचें तो उससे पतले पतले महीन रेसे निकलते हैं, है ना। उसे ही हम रेसे या तंतु कहते हैं। इन्हीं रेसे या तंतु को मिलाकर ही क्या बनाया जाता है, तागा या धागा। और फिर इन तागा या धागों से काय का निर्माण होता है, वस्त्रों का। छोटे पैमाने पर वस्त्र चरखे से बनाए जाते हैं और बड़े पैमाने पर मशीनों के द्वारा बनाए जाते हैं। ये रेसे भी हमें दो प्रकार से मिलते हैं, एक पहला पादपों द्वारा और दूसरा जंतुओं द्वारा। पादपों से प्राप्त होने वाले रेसे के अंतर्गत आ जाएगा कपास, रुई, है ना, इसकी खेती होती है, और जूट या पटसन। और दूसरा होता है जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेसे। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेसों को हम जानता रेसे भी कहते हैं। तो जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेसे जैसे कि ऊन किससे मिलती है, हमें भेड़ से, बकरी से और याक से। और रेशम मिलती है हमें रेशम के कीटों से, है ना। तो ये बात हो गई रेसे की। तो रेसे दो प्रकार से प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होने वाले, जंतुओं से। और तीसरे रेसे होते हैं संश्लेषित रेसे, या जिन्हें हम कहते हैं संश्लिष्ट रेसे, जो हमारे पाठ की हेडिंग है, संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक। तो इस अध्याय में संश्लेषित मतलब कृत्रिम, जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। तो इस अध्याय में हम संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं संश्लेषित रेसे। एक बार फिर दोहराते हैं, संश्लेषित रेसे अर्थात मनुष्य के द्वारा बनाए जाने वाले रेसे, है ना। इन्हें संश्लेषित या संश्लिष्ट या मानव निर्मित रेसे या कृत्रिम रेसे भी कहते हैं। जैसा कि चित्र 3.1 में दिया गया है, ए में मनके की माला दी गई है, मनके अर्थात मोतियों की, है ना। और दूसरे में कागज क्लिप को जोड़कर बनाई गई एक लंबी श्रृंखला है। श्रृंखला माने एक चेन, है ना। तो एक संश्लेषित रेशा भी छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक क्या है, रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी इकाई बनाती हैं, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर ग्रीक भाषा के दो शब्द पॉली और मर से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ होता है अनेक और मर का अर्थ होता है भाग या इकाई। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। अब हम देखते हैं संश्लेषित रेसों के प्रकार, जिसके अंतर्गत पहला है रेयॉन। तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कक्षा 7 में हम इसे पढ़ चुके हैं। रेशम के कीटों से रेशम प्राप्त होती है ना। लेकिन चूंकि इसकी खोज पहले चीन में हुई थी, लेकिन रेशम का जो कपड़ा रहता है वो बहुत महंगा रहता है और देखने में भी बहुत ज्यादा, बनावट में भी सुंदर रहता है। पर कुछ वैज्ञानिकों ने रेशम को कृत्रिम रूप में बनाने के प्रयास किए, है ना। और 19वीं सदी के अंतिम छोर में वैज्ञानिकों ने रेशम के समान गुणों वाले रेशों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। तो इस रेयान को कैसे बनाते हैं, इसका प्राकृतिक स्रोत काष्ठ यानी लकड़ी या लुगदी से ही प्राप्त किया जाता है। इसे रेयान या कृत्रिम रेशम कहते हैं। यह सस्ता होता है ना, और देखने में रेशम के समान ही होता है। रेयान को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें भी बनाई जाती हैं। इसे ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचे बनाए जाते हैं। चित्र 3.2 में देख सकते हैं हम रेयान से निर्मित वस्तु, है ना, गालीचा दिया हुआ है। दूसरा कृत्रिम रेशा है नायलॉन, है ना। नायलॉन भी मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी कच्चे माल यानी ना ही इसमें पौधे और ना ही जंतुओं के स्रोतों का उपयोग किया गया। इसका निर्माण कैसे किया गया, कोयले, जल, वायु से किया गया। और ये प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कहलाया।
नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था और चमकीला, धुलने में भी आसानी से धुल जाता था, है ना। यह कपड़े के निर्माण हेतु बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ। नायलॉन रेशे से पैरासूट, चट्टानों पर चढ़ने वाली रस्सियां, इसके अलावा जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने के ब्रश, कारों के सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग यानी सोने वाले थैले, पर्दे, है ना, इत्यादि बनाने में किया जाता है। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से भी अधिक प्रबल होता है। चित्र 3.4 में देख सकते हैं हम पैरासूट और नायलॉन के रेशे से बने रस्से से, देखो पहाड़ पर चढ़ रहा है एक व्यक्ति, है ना, और पैरासूट उपयोग में भी इसका उपयोग हो रहा है। तीसरा है पॉलिस्टर और एक्रेलिक। पॉलिस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं, यह सरलता पूर्वक धुल भी जाता है। यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिस्टर की कमीजें या परिधान पहने देखे होंगे, है ना। ये टेरिलीन नामक लोकप्रिय पॉलिस्टर ही है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार आदि बनाने में भी किया जाता है। पॉलिस्टर पॉलीधन एस्टर से बना है। एस्टर वास्तव में एक रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। इससे निर्मित कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट आदि नामों से बेचे जाते हैं, है ना। ये कपड़े 2 प्रकार के रेशों को मिलाकर भी बनाए जाते हैं। पॉलीकॉट पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीवूल और पॉलिस्टर और ऊन का मिश्रण है। हम सभी जो सर्दियों में स्वेटर वगैरह शाल ओढ़ते हैं या कंबल लेते उपयोग करते हैं, वो कैसे निर्मित होते हैं? प्राकृतिक रेशे अर्थात ऊन वगैरह से निर्मित होते हैं। परंतु इससे निर्मित जो स्वेटर वगैरह, कंबल वगैरह हैं, वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। जबकि एक्रेलिक नामक रेशे से बनी वस्तुएं होती हैं, वो कैसी होती हैं? अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं और सुंदर और टिकाऊ भी होती हैं। अब हम देखते हैं प्लास्टिक। हमारे घर में बहुत सा सामान होता है जो प्लास्टिक का होता है, कुर्सी वगैरह, बाल्टी, टब, टेबल, है ना, आदि। तो संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक प्रकार का क्या है? बहुलक या पॉलीमर है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती। कुछ में ये रेखीय होती है और कुछ में क्रॉसबद्ध होती है, जैसा कि हम चित्र 3.6 में देख सकते हैं। ए में रेखीय है इकाइयों की व्यवस्था और बी में क्रॉसबद्ध व्यवस्था है ना। प्लास्टिक की वस्तुएं सभी आकारों और साइजों में भी उपलब्ध होती हैं। प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है। इसका पुनः चक्रण भी हो सकता है, अर्थात इन्हें जो पुरानी सामग्री है उनको पिघलाकर नए रंग रूप में ढाला जा सकता है। इसको बेलकर इसकी चादरों में भी बदला जा सकता है। कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं अपन देख सकते हैं चित्र 3.7 में, है ना। खिलौने, ग्लास, बाल्टी और कुर्सी आदि। अब हम देखते हैं कि कुछ प्लास्टिक जिन्हें हम यदि मोड़ें तो वो सरलता पूर्वक मुड़ जाते हैं, परंतु कुछ आसानी से नहीं मुड़ते हैं। तो ऐसा प्लास्टिक, है ना, यदि कोई बोतल वगैरह लें हम, उसमें गर्म पानी डालें तो वो विकृत हो जाती है ना, अर्थात उसका आकार कैसा हो जाता है? गड़बड़ा जाता है, बिगड़ जाता है। तो जो प्लास्टिक गर्म करने से आसानी से विकृत हो जाता है और सरलता से मुड़ जाता है, हम उसे कौन सा प्लास्टिक कहेंगे? थर्मोप्लास्टिक कहेंगे। इसके उदाहरण हैं पॉलीथीन और पीवीसी, है ना, थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत आएंगे। इसका उपयोग कंघी, खिलौने आदि बनाने में किया जाता है। इसके अलावा दूसरा प्लास्टिक है ना, जिसे अगर एक बार अपन सांचे में ढाल दें तो ऊष्मा देकर भी इसे नरम नहीं किया जा सकता है। इसे हम कौन सा प्लास्टिक कहेंगे?
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहेंगे। इसके लिए इसके उदाहरण हैं बेकेलाइट, मेलामाइन, है ना। ये बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का बहुत अच्छा कुचालक है, तो इसलिए बिजली वगैरह की स्विच है, बर्तनों के हत्थे हैं आदि बनाने में भी इसी प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है और अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा सहन करने की क्षमता इसमें अधिक होती है, इसलिए इसकी फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन, कपड़े बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। चित्र 3.8 में देख सकते हैं हम प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं, जैसे डिब्बा वगैरह बना है ना, और वायर वगैरह बनी, ये थर्मोप्लास्टिक है, यानी विकृत हो जाएंगी ये। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के ऊपर दी गई हैं वस्तुएं, प्लेट वगैरह है ना, फाइबर की, हथौड़ा बना हुआ है, उसका जो पकड़ने का है वो हत्था काय का बना है, थर्मोसेटिंग का, यानी आसानी से विकृत नहीं होगा। बिजली की स्विच बोर्ड वगैरह आदि। इसके अलावा कुछ भी सामग्री है, जैसे जल, दूध, अचार, सूखे मेवे इत्यादि रखने के लिए भी हम प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देखने में सुंदर लगते हैं, कीमत में भी कम होते हैं और भारी भी नहीं रहते, हल्के रहते हैं। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण ही प्लास्टिक का उपयोग कारों में, वायुयानों में, अंतरिक्ष यानों में भी होता है। इसके अलावा कोई भी सामग्री ले लें हम, जैसे चप्पल, फर्नीचर, सजावट की वस्तुएं इत्यादि बनाने में भी प्लास्टिक का उपयोग होता है। कुछ प्लास्टिक के गुणों को देखते हैं हम, जैसे कि पहला, प्लास्टिक अभिक्रियाशील है, अर्थात जैसे लोहे जैसी वस्तुओं को यदि हम खुला छोड़ दें वायु में तो उनमें जंग लग जाती है, परंतु प्लास्टिक वायु और जल से अभिक्रिया नहीं करते और न ही उनका संचारण आसानी से होता है, इसलिए भी इन्हें अच्छा माना गया है। दूसरा, प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी। वही प्लास्टिक हल्का होता है, प्रबल होता है, चिरस्थायी होता है, इसे किसी भी आकार या साइज में ढाला जा सकता है, इसलिए इसका उपयोग हम आसानी से कर लेते हैं। सस्ते भी होते हैं, है ना। ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। तीसरा, प्लास्टिक कुचालक है ना। तो प्लास्टिक होती है वो ऊष्मा और विद्युत दोनों की कैसी होती है? कुचालक होती है, इसलिए बिजली के तार वगैरह हैं उनको कवर करने के जो आवरण बनाए जाते हैं वो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। बोर्ड वगैरह, बिजली के स्विच वगैरह प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। इसके अलावा खाना पकाने के पात्रों के हत्थे, है ना, जैसे कि तवा वगैरह है, कुकर है, इनके सभी हैंडल काय के बनाए जाते हैं? प्लास्टिक के, क्योंकि ये प्लास्टिक कैसा होता है? ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। अब हम देखते हैं प्लास्टिक और पर्यावरण, है ना। हम जब भी मार्केट वगैरह जाते हैं तो हर चीज हम खरीदते हैं तो काय में लाते हैं? पॉलीथीन के थैले में लाते हैं, है ना। पर वही कचरा इकट्ठा होता जाता है, हम उसे उस सभी कचरे को अपना निस्तारण कहाँ करते हैं? कूड़ेदान में करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है ना। तो इसका हम निम्नीकरण और अनिम्नीकरण देखते हैं। वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, यानी धीरे धीरे नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? जैव निम्नीकरण। और वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं? जैव अनिम्नीकरण कहलाते हैं वो। तो इसे हम सारणी 3.3 से देख सकते हैं। अपशिष्ट के प्रकार, अपहासित होने में लगने वाला समय और पदार्थ की प्रकृति, जैसे कि सब्जी, फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन आदि। तो ये विघटित हो जाते हैं कितने समय में? 1 से 2 सप्ताह में। अर्थात ये कौन से पदार्थ कहलाएंगे? जैव निम्नीकरण। तो हम अभी पढ़ ही चुके हैं परिभाषा कि जो अपघटित हो जाते हैं जीवाणुओं द्वारा वो क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण। कागज, इसे अपघटित होने में कितना टाइम लगता है? 10 से 30 दिन। तो ये भी जैव निम्नीकरण में आएगा। अगला है सूती कपड़ा, इसे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, 2 से 5 सप्ताह, है ना। तो ये भी जैव निम्नीकरण में ही आएगा। लकड़ी को अपघटित होने में बहुत टाइम लगता है, 10 से 15 वर्ष लग जाते हैं, लेकिन अपघटित हो जाता है। टाइम तो लगता है लेकिन अपघटित हो जाता है, तो ये भी जैव निम्नीकरण में आएगा।
ऊनी वस्त्र ये लगभग 1 वर्ष में अपघटित होते हैं, तो ये भी जैव निम्नीकरण में आएंगे। टिन, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे, इन्हें ये अपघटित होने में 100 से 500 वर्ष लग जाएंगे, यानी इन्हें 100 से 500 वर्ष, तो ये इसको कहें अर्थात ये अपघटित नहीं होंगे। टिन, एल्यूमिनियम धातुओं के डिब्बे, तो इसे हम क्या कहेंगे? जैव अनिम्नीकरण। वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? जैव अनिम्नीकरणीय। और प्लास्टिक की थैलियां कई वर्ष, जो प्लास्टिक की थैलियां अपन उपयोग कर रहे हैं हमेशा, है ना, वो किसके अंतर्गत आएंगी? जैव अनिम्नीकरण। तो ये प्लास्टिक सुविधाजनक होने के साथ साथ बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इसका अपघटन नहीं होता है। तो हम यही सलाह देंगे। हाँ, और ये जानवर जो अपन कूड़ादान में फेंक देते हैं, तो ये जानवर वगैरह गाय खाकर इन्हें बीमार भी हो जाते हैं, और कई बार क्या होता है, इनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो प्लास्टिक एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय समस्या, प्रदूषण का कारण है ना। तो हम कोशिश ये करें कि प्लास्टिक के थैलों का, पॉलीथीन का उपयोग ना करें। इसके अलावा कागज के लिफाफों इत्यादि का उपयोग करें। और अगर हम करते भी हैं पॉलीथीन का उपयोग, है ना, तो उसे कहीं भी ना फेंकें, है ना, एक उचित स्थान पर ही फेंकें। चिप्स, बिस्किट, कुरकुरे वगैरह खाकर सड़क पर इनके रैपर फेंक देते हैं, तो यही तो जानवर खाते हैं, है ना, और उनकी मृत्यु का कारण बनता है ये, है ना। तो ये इन्हें उचित स्थान पर फेंकें। तो कोशिश ये करें कि हम ज़्यादा प्लास्टिक। अब हम अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, कुछ रेसे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? इसका आंसर होगा ऐसे रेसे जो मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, अर्थात जो पौधों और जंतुओं से प्राप्त नहीं होते, संश्लेषित या मानव निर्मित रेसे कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला रेयॉन, दूसरा नायलॉन, तीसरा पॉलिस्टर और एक्रेलिक। क्वेश्चन दूसरा, सही उत्तर चुनकर उसमें चिन्ह लगाना है। प्रश्न है, रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है, क्योंकि इसके ऑप्शन होंगे, पहला इसका रूप रेशम के समान होता है, दूसरा इसे कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है, तीसरा इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है। तो इसका आंसर होगा सेकंड, इसे कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न तीसरा, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, संश्लेषित रेसे खालिस्तान अथवा खालिस्तान रेसे भी कहलाते हैं, तो इसमें आएगा मानव निर्मित और कृत्रिम। दूसरा, संश्लेषित रेसे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं, जो खालिस्तान कहलाता है, तो इसमें आंसर होगा संश्लेषण। तीसरा, संश्लेषित रेसे की भांति खालिस्तान भी एक बहुलक है, इसमें आंसर होगा प्लास्टिक। क्वेश्चन 4, नायलॉन रेशों से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम लिखिए जो नायलॉन रेसे की प्रबलता दर्शाती हूँ। इसका आंसर होगा पहला पैरासूट, दूसरा चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी। क्वेश्चन 5, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। इसका आंसर होगा पहला, यह धातु की अपेक्षा हल्का होता है, दूसरा यह प्रबल होता है, तीसरा यह चिरस्थायी होता है, चौथा यह खाद्य पदार्थों से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है। क्वेश्चन 6, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा, पहले लिखेंगे हम एक कॉलम में थर्मोप्लास्टिक और दूसरे कॉलम में लिखेंगे थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक का पहला होगा ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सफलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। उदाहरण पॉलीथीन और पीवीसी आदि। अब थर्मोसेटिंग में लिखेंगे कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती है। उदाहरण बेकेलाइट और मेलामाइन। क्वेश्चन 7, समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। पहला, देगची के हत्थे
तो इसका आंसर होगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऊष्मा का कुचालक है तथा गर्म करने पर पिघलता नहीं है, इसलिए देगची के हत्थे बनाने में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, विद्युत प्लग स्विच ऑब्लिक प्लग बोर्ड। इसका आंसर होगा क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, इसलिए इससे विद्युत प्लग स्विच प्लग बोर्ड बनाए जाते हैं। क्वेश्चन 8वां, निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते में वर्गीकृत कीजिए। जैसे कि टेलीफोन यंत्र, प्लास्टिक खिलौने, कुकर के हत्थे, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियां, विद्युत स्विच आदि। तो इन्हें दो भागों में बांटना है, पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते। तो इसका आंसर होगा पहला, पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। प्लास्टिक के खिलौने, प्लास्टिक लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण और प्लास्टिक की कुर्सियां आदि। और दूसरा होगा पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं, टेलीफोन यंत्र, कुकर के हत्थे और विद्युत स्विच आदि। क्वेश्चन 9, राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित? कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। इसका आंसर होगा राणा को गर्मियों के लिए सूती कमीजें खरीदनी चाहिए, क्योंकि संश्लेषित कपड़े बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और शरीर से चिपक जाते हैं तथा पसीना आता है। इसके विपरीत सूती कपड़े हवा को अंदर बाहर आने देते हैं और पसीना सुखा देते हैं। क्वेश्चन 10, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। इसका आंसर होगा लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनमें जंग लग जाती है, परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते, उनका संक्षारण आसानी से नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है, इसलिए प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक है। क्वेश्चन 11, क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और शूक ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। आंसर, दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और शूक एक ही पदार्थ के नहीं होने चाहिए, क्योंकि दांत साफ करने के लिए नर्म मुलायम चीज की आवश्यकता होती है, जिससे दांत साफ करने में सहायता मिलती है तथा मसूड़ों को नुकसान, छिलने आदि नहीं पहुंचता। ब्रश का हैंडल ठोस प्लास्टिक का होना चाहिए ताकि उसे पकड़ने में आसानी और मजबूती रहे। क्वेश्चन 12, जहां तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। प्लास्टिक का निस्तारण। आंसर, प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है, क्योंकि प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है जो सरलता से विघटित नहीं होता। प्लास्टिक विघटित होने में कई वर्ष ले लेता है। यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है, यह पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इसको जलाने से भारी मात्रा में विषैला धुआं उत्सर्जित होता है, जो हवा में मिलकर कई रोगों का कारण बनता है, इसलिए प्लास्टिक के उपयोग से हमें बचना चाहिए। क्वेश्चन 13, कॉलम ए के पदों का कॉलम बी में दिए गए वाक्य खंडों से सही मिलान करना है। तो इसका हम सही आंसर बोल रहे हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। पॉलिस्टर, इसका सही आंसर होगा कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते। टेफ्लॉन, न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। रेयॉन, कास्ट लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है। नायलॉन, पैरासूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 14, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है? टिप्पणी कीजिए। आंसर, संश्लेषित रेशों को रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके बनाया जाता है, इसलिए इनके निर्माण में पेड़ों को काटने की आवश्यकता नहीं होती है। प्राकृतिक रेशे की तरह संश्लेषित रेशों को बनाने में पेड़ों की आवश्यकता नहीं होती।
इसलिए यह कहना सही है कि संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वनों के संरक्षण में सहायक है। क्वेश्चन 15, यह प्रदर्शित करने के हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। इसका आंसर होगा ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर पिघलकर विकृत या मुड़ जाते हैं उन्हें थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। उदाहरण के लिए पॉलीथीन और पीवीसी। हम एक सेल को पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्सों से जोड़ते हैं और इसके साथ बल्ब और थर्मोप्लास्टिक के कप को ऊपर दिए गए चित्र के अनुसार जोड़ें तो हम पाते हैं कि बल्ब नहीं जलता, परंतु अगर हम थर्मोप्लास्टिक कप को हटा देते हैं तो बल्ब जल जाता है। इससे यह पता चलता है कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। थैंक यू। हमारे सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।